लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बलरामपुर जिले के वाड्रफ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बुढ़ाटाट का यह मामला है, जहां 13 जुलाई को दिलेश देवांगन के ऊपर चाकू से हमला हुआ, जिसके कथित तौर पर आरोपी भगवान दास नामक व्यक्ति ने रात 12 बजे दिलेश के घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। हमारी टीम ने इस मुद्दे को पीड़ित के परिजनों से भी जानने की कोशिश की। आपका नाम? मनराज। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बुढ़ाटाट के। ये जो 13 जुलाई को रात 12 बजे दिलेश देवांगन के साथ जो दुर्घटना घटी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आया, इसके बाद गाली गलौज देने लगा कि निकल रहे दिलेश देवांगन, सल तुमको देखा तुम्हारे में ताकत होगा, निकल के दिखा सामना करके। दाई महतारी कट गाली गलौज देने लगा। इसके बाद मारा हड़का को इसको एक लाख खुलने टाइप हो गया। इसके बाद निकलने के बाद हम लोग को ढकोल दिया। इसके बाद दिलेश निकला, इसके बाद मार दिया, मार दिया। तो जब दिलेश को चाकू लगा तो आप लोग देखे इसको चाकू लगा, इसके बाद आप क्या किए? इसके बाद कुछ तो उसको बाद में देखे तो जैसे धरे ना, तो उसको देखे तो जब दिलेश फेंका गया तब देखे कि चाकू मार दिया। फिर उसको पकड़ लिया। इसके बाद आप लोग क्या किए? इसके बाद उसको पकड़ के रखे थे। उसको आप किसी तरीके से मारपीट उसके साथ किए थे क्या? नहीं, मारपीट नहीं किए थे, बस उसको धर के रखे थे एकदम झटक। वो बोल रहा था कि मेरे को छोड़ो, हम भी चलेंगे वार्ड अपना उसको दवाई कराने के लिए। चलिए, जो चाकू मारो ऐसा बोल रहा था? हाँ, चलिए मैं भी चल रहा हूँ साथ में। आपका नाम? उर्मिला। दिलेश देवांगन के साथ रात को 12 बजे जो दुर्घटना घटी, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? गाली गलौज देहत रही। एक बाद हम माए पहले लिखले हड़का खोल के वो लात मारे लगी, तब बहुत गाली देहत रही। एक बाद हड़का खुलने लगी तब लिखले ना वो मुकेल हन ऐसे धक्का मार दही। धक्का दे मारे के बाद तहाँ दिलेश के मार दही। दिलेश फेंकाए गिस, तब ले ओकरे हम पकड़ लेहन। पकड़े के बाद धरे रही और सलेस लेके तहाँ चल दही वाड्रफ नगर। अच्छा, मतलब आप लोग उसके साथ किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं किया? मारपीट कुछ नहीं किया। कोई नहीं किया है ना? नहीं। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम दिलेश देवांगन। ग्राम बुढ़ाटाट से। बस मतलब उस टाइम मैं नहीं सोया था। उस टाइम मैं मतलब एक सेकंड रूम में लेटा हुआ था। वो आया, इसके बाद फिर गाली गलौज करने लगा। बहुत देर तक गाली गलौज किया। मैं नहीं दरवाज़ा खोल रहा था। मैं सोचा पी करके आया है तो इससे क्या बहस करूं। फिर नहीं खोल रहा था। फिर आके मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा गाली दे रहा था। इसके बाद फिर नहीं खोल रहा था। फिर मम्मी लोग भी उठ गए, तो फिर मामा का गाली दे रहा था तो नहीं हुआ वो। फिर मैं सोचा एक बार खोल लेता हूँ। फिर भैया को उठाया। फिर जैसे पहले मम्मी दरवाज़ा खोली, फिर बाहर निकली, फिर मैं निकला। फिर मम्मी को धक्का दे दिया। फिर मैं उसके साइड गया, पूछा कि क्या हुआ, तो बोला पहले दिलेश को बुलाओ। फिर भैया जैसे बाहर निकले, इसके बाद हम लोग नहीं देखे कि वो हाथ में चाकू भी रखा है। फिर जैसे भैया बाहर निकले वैसे वार कर दिया। वार किया, फिर उसको हम लोग नहीं देखे, उसको पकड़ के रखे थे। जब भैया चाकू निकाल के फेंका गए किनारे, फिर पड़ोस वाले आए। फिर कौन आए थे पड़ोस से? पड़ोस वाले यहीं पर के हैं, रामनाथ भैया लोग वहीं से आए। नहीं मतलब वो लोग। कौन है रामनाथ भैया? ये बगल में हम लोग के पड़ोस। जो चाकू मारा उसका कुछ लगते हैं क्या? नहीं, रिलेशन में भैया ही लगते हैं। अच्छा। तो वो लोग बाहर से देख रहे थे, वो लोग सामने नहीं आ रहे थे। फिर उसके भैया भाभी जब भैया को देखे कि जो चाकू मारा था, उसके भैया भाभी देखे भैया को फेंकाए हुए, तो फिर उधर लोग दौड़ के आए टॉर्च लेके। तो फिर मेरा नज़र पड़ा भैया पे। फिर इनके मुंह से, नाक से, कान से ब्लड आ रहा था। फिर मैं डर गया, फिर दौड़ते गया, अंदर आया, कार का चाबी निकाला, फिर भैया को कार में बैठाया, फिर लेके वाड्रफ नगर चला गया। ठीक। जी, नंदलाल देवांगन। पिताजी का नाम? श्री लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बुढ़ाटाट। 13 जुलाई रात को 12 बजे दिलेश देवांगन के साथ जो दुर्घटना घटी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं और आपने क्या देखा? जी, ये तकरीबन 11:15 के आसपास की बात है। तो हम लोग तो सो रहे थे, है ना। तो बाद में इधर से दिलेश देवांगन के घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम लोग थोड़ा देर से उठे, है ना। एक्चुअली हम लोग गहरी नींद में थे। तो आए, स्पॉट पे आए तो दिलेश देवांगन को ले जाया जा चुका था, है ना, चाकू लगने के उपरांत। तो हम लोग बाद में देखे तो वो जो वेपन था उसे पकड़ के रखे थे, है ना। तो हम लोग वहाँ पे आए और आदमी इकट्ठा किए और देखा वहाँ पे कि बहुत ही सारे लोग आ रहे हैं, है ना। तो फिर उसको थाने में ले जाने के लिए किया गया। अच्छा, जिसने दिलेश देवांगन जी को चाकू मारा था, उसके साथ किसी ने किसी प्रकार की मारपीट की थी या उसको कोई चाकू वाकू से मारे थे क्या? जी, जिस समय हम लोग वहाँ पहुँचे स्पॉट पे,
उस समय तो मारपीट कोई भी नहीं किए थे। किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं किया गया? उससे पहले हुआ होगा तो वहाँ पर हम लोग नहीं थे जी। है ना। लेकिन जिस समय हम लोग आए, बहुत सारे इकट्ठे हुए लोग, वो उस समय मारपीट की कोई ये नहीं थी। तकरीबन कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे उस दौरान, मारपीट के दौरान? तकरीबन 10-15 लोग आए होंगे। 10-15 लोग यहीं आसपास के लोग? आप इनके पड़ोसी हैं? जी। ठीक, धन्यवाद। बता दें कि इस मामले को लेकर क्लिपर 28 की टीम ने उनसे विस्तार पूर्वक पूरी बात जानी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम दिलेश देवांगन है और मैं ग्राम पंचायत बूढ़ाटांड का रहने वाला हूँ। 13 जुलाई को रात लगभग 12:30 बजे के बीच में एक भगवान दास नाम का लड़का आता है और वो दरवाज़ा खुलवा करके जैसे ही हम बाहर निकलते हैं विद फैमिली, वैसे ही बाहर अंधेला था और उस अंधेले में हमें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही पास गए उसके बाद सीने में, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सीने में चाकू से वार किया। जैसे ही वार किया उसके बाद मैं बेहोश होकर के गिर गया, ब्लड बहुत हो रहा था। उसके बाद मेरा भाई, हमारे घर में गाड़ी था इसीलिए आनन फानन में मेरा भाई बैठा करके वाड्रफनगर चिकित्सालय लाता है और वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। शुरुआती ट्रीटमेंट मेरी होती है, उसके बाद यहाँ के डॉक्टर रिफ़र कर देते हैं। फिर मुझे ले जाया जाता है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, जहाँ मेरी इलाज चल रही होती है। लेकिन वहाँ एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरी क्रिटिकल कंडीशन इतनी थी कि डॉक्टर वहाँ पर एडमिट नहीं कर रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वहाँ पर मुझे एडमिट किया गया, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि बचने का चांस बहुत कम है, इसीलिए आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, हम एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कहीं हम जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था और मैं लगभग 1 महीना मैं वहाँ पर था, एडमिट रहा, 20-22 दिन एडमिट रहा। इसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। मैं अभी भी मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है बीच बीच में, क्योंकि फेफड़े में अटैक हुआ था, फेफड़ा मेरा फट गया था, फेफड़ा सिकुड़ गया था, उस वजह से अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि साजिश के तहत घटना हुआ है और साथ ही इस घटने को अंजाम देने के बाद जो मेरे पर हमला किया है उसको बचाने की पूर्ण कोशिश की जा रही है और बचाया जा रहा है। 13 जुलाई का घटना है और उसके दूसरे दिन 14 जुलाई को उस पर 307 लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो घूम रहा है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। इससे आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है और किस तरह से उस अपराधी पर लोगों का हाथ है, संरक्षण है, जिसके बदौलत वो बचा हुआ है अभी तक। तो देवांगन जी, ये जो अपराधी है जो बचा हुआ है अभी तक, इसको लेकर पुलिस वाले कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और चूँकि हम तो मेरी कंडीशन अभी इस वक्त बहुत ख़राब है, चाहे उस समय भी मैं एडमिट था, तो मैं ये नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली हम तो हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रहे हैं, आगे पीछे भाग दौड़ फैमिली वाले कर रहे हैं, मेरे पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। तो पुलिस चौकी के बीच कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कानून व्यवस्था, हमारे भारतीय संविधान पे हमें भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती इस बात का। बार बार मैंने भी कांटेक्ट किया कि भाई आखिर क्या हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि उसको भी चोट लगा हुआ है, फर्जी मेडिकल बनवाया गया है, फर्जी मेडिकल बनवा करके उस आधार पे वो बच रहा है। मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि साजिश के तहत ऐसा कांड कराया गया है। पंचायती चुनाव के दरमियान मेरे गांव के रहने वाले सचिव शारदा पटेल ने मुझे धमकी दिया था। उस वक्त बहुत बार धमकी आया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह का हादसा होगा। जान से मारने की भी धमकी मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कर दिया जाएगा। और उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह का घटना होता है मेरे साथ, और उसके बाद उस परिवार को पूरा संरक्षण शारदा पटेल द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि पहले लोग भी बताते थे मुझे कि नहीं, उसके यहाँ उस परिवार का आना जाना है, तो मैं उतना विश्वास नहीं करता था। पर बहुत लोगों का कहना था, जब मैं अपनी आँखों से रात 9 साढ़े 9 बजे में देखा कि अपराधी के माता पिता वहाँ बैठे हुए हैं, तो इससे साबित होता है कि उस साजिश में वो शामिल हैं। जिस तरह तब मैं मान रहा हूँ जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, उसको अभी तक जेल नहीं भेजा गया है, जबकि उसको पकड़ करके जब चौकी ले जाते हैं तो उसको बहुत मामूली खरोच रहता है शरीर में, और वहाँ पर वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, हल्ला करता है, ऐसा बताया गया।
और उसके बाद ऐसा कहीं पे कोई कंडीशन दिख नहीं रहा था। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से फर्जी मेडिकल बना करके उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी आधार पर मेरे और मेरे परिवार पे FIR भी दर्ज है, जिसमें कुछ धाराएं लगी हुई हैं, 324 भी शामिल है और उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि इसको भी जानलेवा चोट पहुंचा था, जिसकी वजह से 307 मेरे और मेरे पूरे परिवार पर लगेगा और उसको काउंटर केस करा करके समझौता कराने की साजिश रची गई है। तो मैं इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और हम न्याय का गुहार लगा रहे हैं और इसके लिए मैंने IG साहब, SP साहब और SDOP साहब को बाकायदा आवेदन दिया हुआ है। इसमें शारदा पटेल ने तो किया ही है, उसमें मेन काम जो है वो गामा पटेल का है, रामजी पटेल उनका नाम है उर्फ गामा पटेल, उनका संलिप्तता इसमें है। वो इसलिए साबित होता है क्योंकि मेरी फ़ोन पर उससे बातचीत हुई है, उसका ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने CD बना करके दिया हुआ है। उसमें कई से जिक्र हैं, जिसमें विवेचना अधिकारी KP सिंह का जिक्र है, उसमें RN पटेल का जिक्र है। तो उस बातचीत को सुनने के बाद ये कन्फर्म होता है, ये साबित होता है कि ये पूरी साजिश के तहत रणनीति तैयार करके मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ करके मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 307 लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे IG साहब और SP साहब, SDOP साहब मुझे न्याय दिलाएंगे और निष्पक्ष जांच करके, मैं चाहता हूं कि एक बार निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो संलिप्त लोग हैं, जो मुझे जान से मरवाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ऊपर वाले की कृपा से मैं बच गया, बचने की कोई उम्मीदें नहीं थी, घर वाले भी उम्मीद छोड़ चुके थे। मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया साथियों से और मीडिया से कि मुझे न्याय दिलाने में आप सब मेरी मदद करें और मैं और मेरा परिवार अभी इस तरह से हम जी रहे हैं जो हम कह नहीं सकते। हमारे लिए जीना मरना मतलब एक जैसा है, इस कंडीशन में हम जी रहे हैं और आप सबकी मदद से मुझे न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। दिलेश जी, आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है उस ट्रीटमेंट में लगभग कितना खर्चा आया है? शिव जी, मैं बताना चाहूँगा ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आया, लगभग 7 लाख के अबव खर्चा आ चुका है, क्योंकि रोज़ चेकअप होते थे, क्रिटिकल मामला था, लंग्स के बीच में था। और मैं ये भी यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही एडमिट नहीं ले रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और वहाँ JJ हॉस्पिटल के मिस्टर JK सिंह जो डॉक्टर हैं वो कह रहे थे कि बेटा यू आर लकी पर्सन, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना 1 इंच क्या अगर ½ इंच भी लेफ्ट या राइट चाकू लगा होता तो तुम्हारी स्पॉट पे ही डेथ हो गई होती। तो ऐसे में मतलब रोज़ बड़े बड़े टेस्ट हुआ करते थे, चेकअप होता था, उसको अंदर की चीज़ों को देखते थे, कंफर्म करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है और अभी भी खर्चा हो रहा है, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। और अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न्याय के पीछे भागने में भी खर्च होता है, न्याय पाने के पीछे भागने में भी। तो इसीलिए मैं आप सबों से उम्मीद करता हूँ, आप मीडिया साथियों से उम्मीद करता हूँ कि मुझे निष्पक्ष जाँच कराने में मदद करें और मुझे पूरा भरोसा है कि देर से ही सही लेकिन न्याय व्यवस्था शक्तिशाली है और मुझे न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान पे मुझे पूरा भरोसा है। तो जिस तरीके से आपको, आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर धारा 307 को लगा के केस को समेटने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा शिव जी कि शुरुआती विवेचना अधिकारी, इसमें कुछ तो घोलघाल है। शुरुआती जांच जो मेरे साथ हुई है वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। अभी तक मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे साथ न्याय हुआ है। लेकिन अब जो IG साहब और SP साहब के निर्देशन में जो जांच होगा उस पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और निष्पक्ष न्याय मिलेगा। यदि आपको इसके जांच से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता है, आपके साथ न्याय नहीं होता है, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? आपकी आगे की क्या कार्य योजना है? वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम मजबूर हो जाएंगे, सब परिवार हम जा कर के IG कार्यालय में अनशन करेंगे और हम फिर से मांग करेंगे। वैसे मुझे ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए ठीक है। और ये क्या ये बताएंगे आप कि क्या जिसने आपके ऊपर कोई हमला किया था उससे कोई आपकी आपसी रंजिश, कोई पुरानी रंजिश थी क्या? किसी प्रकार की नहीं, किसी प्रकार की रंजिश उससे नहीं थी, ना उसके परिवार से, जबकि उसके माता पिता भी कई लोगों के बीच में कह चुके हैं कि उस लड़के से हमारा किसी प्रकार का कोई रंजिश नहीं था। ये प्री प्लानिंग था, इसको जानबूझ करके उकसा करके प्रेरित करके, उकसा करके प्रेरित करना नहीं बोलूँगा, उकसा करके ऐसा कराया गया है और इसी का मैं न्याय चाहता हूँ। देवांगन जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि
इसमें ये लोग संलिप्त हैं, तो इसके साक्ष्य में आपके पास क्या प्रमाण है? मैं ऐसे ही उन पर इल्ज़ामात नहीं लगा रहा हूँ, उसके साक्ष्य हैं। एक तो चुनावी जो रंजिश की वजह से उन्होंने एक बार नहीं कई दफ़ा शारदा पटेल ने मुझे धमकी दिया, पहला, और घटना के बाद लगातार गामा पटेल से बाकियों से बातचीत, अपराधी से बातचीत, और साथ ही अपराधी के माता पिता उनके यहाँ रोज़ शाम को जाते हैं और वहीं बैठते हैं, रहते हैं। अगर बताइए कि किसी तरह का साठ गांठ न हो तो कोई अपराधी के घर वाले वहाँ जाकर के घंटों बैठने का क्या मतलब है? यानी कहीं ना कहीं उनको कुछ संरक्षण, एक अपराधी को कोई अच्छा भला व्यक्ति कैसे संरक्षण दे सकता है, पहला। और दूसरा बात जो गामा पटेल को लेकर के आप बोल रहे हैं, जब वो भगवान दास जो मुझे मारने आता है तो मारने आने से पहले गामा पटेल से फ़ोन पर वो बात करके पूछ करके आता है। और ये जब गामा पटेल से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि मारने जाने से पहले मुझे फ़ोन करके बताया था। आखिर गामा पटेल को क्यों बताएंगे? दूसरी बात, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस पर विश्वास न हो तो मैं इसीलिए तो आवेदन किया हूँ ताकि दोनों तीनों का कॉल डिटेल निकाला जाए, मेरे घटना से पहले का भी और मेरे घटना के बाद का भी। इससे साबित होगा कि भाई एक पुलिस से अगर बातचीत हुई है या फिर अपराधी से बातचीत हुई है तो क्यों हुई है, एक अपराधी से आप क्यों बात करेंगे? तो इससे कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि जो सच्चाई है वो बाखूबी सामने आएगा और मुझे न्याय मिलेगा। देवांगन जी, ये जो आवेदन आपने दिया है, न्याय के लिए जो गुहार लगाया है, इसका शिकायत या आवेदन योग्य है, आपने किन किन अधिकारियों के पास इसकी जानकारी दी है? मैंने डीजीपी साहब को दिया है, आईजी साहब को दिया है, साथ ही एसपी साहब को और एसडीओपी साहब, एसडीओपी वाड्रफनगर, इनको भी मैंने आवेदन दिया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जो शारदा पटेल और गामा पटेल हैं, ये क्षेत्र के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मैं और मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं इसके बाद ये कई तरह का अटैक हम पर कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकता है, और अगर किसी प्रकार की घटना घटित होता है तो इसके सिर्फ और सिर्फ शारदा पटेल और गामा पटेल जिम्मेदार होंगे। पर टीम्स के साथ आपने बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को उस जगह तक पहुंचाने के लिए जहां मुझे न्याय मिलेगा, जहां से मुझे और मेरा परिवार को न्याय मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, दिलेश देवांगन जी के साथ जो घृणित घटना घटी है उसके साक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके साथ प्राणघातक हमला हुआ है, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और जैसा दिलेश देवांगन से बातचीत के दौरान पता चला कि ये साजिश के तहत हुआ है और इसको कराया गया है, इसको मर्डर करने की साजिश में इनको भेजा गया था उस लड़के को मर्डर करने के लिए, लेकिन ऊपर वाला की कृपा कि वो बच गया, नहीं तो वो मौत का घाट उतर गया था। इस पर मैं कड़ी निंदा करते हुए बोलूँगा कि जो साजिश किया है और साजिश के तहत जो मरवाया है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है गामा पटेल के ऊपर और शारदा पटेल के ऊपर, गामा पटेल से बातचीत करने के बाद भगवान दास मर्डर करने गया था। इसकी जांच के लिए दिलेश देवांगन के द्वारा जो आईजी साहब, डीजीपी साहब, एसपी साहब, एसडीओपी साहब को जो आवेदन दिया है उसकी कड़ाई से जांच हो। और मैं बोल रहा हूं कि यदि इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हुई और उसमें संलिप्त जो व्यक्ति हैं गामा पटेल, शारदा पटेल, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पीड़ित परिवार के पक्ष से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैं अनशन करूंगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.